Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज जो हम चर्चा करेंगे, देखो वो रीट का जो सॉल्यूशन हम करवा रहे थे, रीट सॉल्यूशन करवाए थे। आज हम 23 तारीख का जो आपका लेवल 2 का जो एग्जाम था उसका सॉल्यूशन करवाएंगे हम, एसएसटी का सॉल्यूशन करवाएंगे। उसके बाद आपका साइंस मैथ का सॉल्यूशन होगा। देखो, इससे पहले मैंने आपको साइकोलॉजी और आपकी हिंदी और आपकी संस्कृत का सॉल्यूशन करवा दिया है, इन तीनों का पार्ट का। आज हम जो अब सॉल्यूशन कर रहे हैं वो एसएसटी का करेंगे, जिसमें आपको कुल 60 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 60 प्रश्नों को बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ भी इनके प्रूफ आपको दे रखा है कि स्टार मैथ क्लासेज का जो मेरा टेलीग्राम चैनल, उससे जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको इनका सभी का प्रूफ भी मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये सारे जो क्वेश्चंस आपके आए थे वो आपके जो क्वेश्चन 6th और 12th तक की जो आपकी एनसीईआरटी की बुक चलती, उनसे आरबीएससी बुक चलती, उनसे आपके एसएसटी वाले के सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे साथियों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो उससे पहले लेकिन अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, भाई एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन साथ साथ ही मिलता रहे, ठीक है ना। और देखो, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और एक बात और, वीडियो को स्किप नहीं करना, कंप्लीट वीडियो को देखना। और मैं आपको सारे क्वेश्चनों को एनालिसिस के साथ बताऊंगा और इसमें कौन सा आंसर सही है, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आपको बताऊंगा। अगर वाकई आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको पता लग जाएगा आंसर की आने से पहले कि आप कितने सही कर गए और कितने गलत कर गए, ठीक है ना। तो चलिए, जो आपका पहला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा एक बार। देखो, हम अब करेंगे आपका जो पार्ट नंबर 4 है, यानी खंड 4 सामाजिक अध्ययन का एसएसटी वालों का था, उसको हम करने वाले, ठीक है ना। चलिए, पहला जो क्वेश्चन क्या था, 91वें नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ से। वो क्या था, देखो 91 नंबर का जो आपका क्वेश्चन था कि भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद जो कार्यवाहक राष्ट्रपति में किसने कार्य किया, यानी जब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद जो जो कार्य किया था वो बीडी जत्ती ने किया था। किसने किया था? बीडी जत्ती ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो देखो बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल सही जानकारी मैं आपको इसमें देने वाला हूँ। देखो, अगला क्वेश्चन था, किन दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है। तो देखो, जो आपकी समान है वो किसकी? आंध्र प्रदेश और राजस्थान की 25-25 सीटें आपकी इसकी हैं, ठीक है ना। राजस्थान और आंध्र प्रदेश की जो आपकी जो लोकसभा सीट आती है वो दोनों की समान है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 कि बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर, यानी कि बच्चों की जो सुविधा एवं मदद के लिए जो निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर था वो होता है 1098 कितना होता है? 1098 आपका नंबर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है अपना, भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद का आकार निर्धारित किया गया, यानी कि जो भारत में जो किस संविधान संशोधन द्वारा जो मंत्री परिषद जो आकार निर्धारित किया गया था वो क्या था? 91वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 91वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की? तो आपको बताना है आपका जो 95 नंबर क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर था, यानी कि जो 1989 में जो आपकी समिति थी, पी के थुम्मन समिति ने स्थानीय जो आपके शासन के निकायों के संबंध दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की कोशिश की थी। कौन से ने? पी के थुम्मन समिति ने, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है आपका 96वां, उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है। तो भाई उपाधियों का, ये सभी को पता होगा, उपाधियों का अंत आपके समता का अधिकार में आ जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक हो जाएगा। उपाधियों का अंत जो किस संविधान मौलिक हिस्सा है वो समता का या समानता का आपका जो अधिकार उसके संबंधित है, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है 97वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं को सही समूह को पहचान की। आपकी जो 8वीं अनुसूची उसमें कुल 22 भाषाओं को बताया गया है। तो उन 22 भाषाओं में देखो, राज्य जो आपकी संवैधानिक जो भाषा है उसमें आपकी अंग्रेजी भाषा को कोई मान्यता नहीं दी गई। अब जिसमें ऑप्शन अंग्रेजी वो आपका नहीं होगा। तो देखो, इसमें आपका अंग्रेजी ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें भी अंग्रेजी ये भी नहीं होगा, इसमें भी अंग्रेजी ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा? ऑप्शन सी, संताली, हिंदी, संस्कृत। ये आपकी संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं सही अनुचित क्रम पूछता वही पहचान, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होता है, क्योंकि संविधान में अंग्रेजी जो भाषा उसका कोई स्थान नहीं है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, गिलो पर वह व्रत जो दिन व रात को विभाजित करता कहलाता है। ये सभी को पता हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। जो वही गिलोब पर जो व्रत होता है, जो प्रदीप्ति व्रत, वो दिन और रात को विभाजित करता, ध्यान रखना। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, प्रदीप्ति व्रत। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, अवरोही पवनों जो पवनें होती है वो प्रभावित होती हैं, जो अवरोही पवनें होती हैं वो प्रभावित होती हैं पर्वत से घाटी की तरफ। किससे? पर्वत से घाटी की तरफ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट हो जाए, पर्वत से घाटी की तरफ आपकी अवरोही पवनें प्रभावित
होती हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये बड़ा ही कंफ्यूज वाला क्वेश्चन था, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए थे। एस तरंग से जो एस तरंग के छाया के जो क्षेत्र का विस्तार होता है लगभग, देखो जो आपकी दो तरंग होती है, पी तरंग होती है, उनका तो होता है 105 से 145 डिग्री, यानी कि जो पी तरंग होती है उनका 105 से 145 विस्तार होता है, लेकिन जो एस तरंगे होती है उनका विस्तार होता है 105 डिग्री से 105 डिग्री। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें अच्छे अच्छे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। इनका विस्तार होता है किससे, इनका विस्तार होता है 105 से 105 डिग्री। चलिए अगला आता है कयाल तट किस तट पर स्थित है। कयाल क्षेत्र किस तट पर स्थित है, ये आपके मालाबार तट पर स्थित है। कहाँ पर, आपके मालाबार तट पर स्थित है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका, जो क्वेश्चन था वो था बैथोलिक, आपके लोकोथोलिक और पैलोथिक और आपके फैकोलोथिक जो संबंधित हैं, ये आपके ज्वालामुखी के प्रकार आते हैं। ध्यान रख, ज्वालामुखी के प्रकार और संबंधित आपके चारों, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये भी। बैथोलिक और लोकोलित, लेपोलित और आपके फैथोलिक, ये किससे संबंधित है, ये आपके ज्वालामुखी से संबंधित थे। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, कि फैंस के बारे में महत्वपूर्ण यानी कि सत्य कथन है, पूर्ण सत्य कथन, यानी कि फैंस के बारे में सत्य कथन है, ये आपको बताना, ठीक है ना। तो देखो इसमें जो सत्य कथन है वो आपका कौन सा है, इसमें देखो फैंस की खदानें मेहरानगढ़ में मिलती है, नहीं ये तो गलत, मेहरगढ़ में मिलती है, ये भी गलत है ना। उसके बाद फैंस प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, ये भी गलत है, ये दो तो गलत हो गया आपके। जिसमें आपको देखो 1 और 2 है वो गलत है, देखो इसमें 1 है तो ये गलत हो गया, इसमें 2 है तो ये भी गलत हो गया, इसमें 1 है तो ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा आपका, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो यही इसके सही है। इसके बारे में तीनों कथन सही, यानी कि बालू है, इस ठीक जो पत्थर के जो चूने को जो गोंद मिलाकर उन्हें वस्तु बनाई जाती है उनको फ्योन्स, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद उन वस्तुओं को एक चिकनी मिट्टी पर चढ़ाई जाती है, ये भी सही बात है। और फ्योन्स के मन के चूड़ियाँ, मुम यानी कि झुमके व छोटे बर्तन बनाए जाते हैं, ये भी सही बात है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। तो 100 नंबर जो 4 है उसका देखिएगा, ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन सा कथन सत्य है। देखो आपको बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में कौन सा कथन सत्य है। देखो ऋग्वैदिक काल में देखो आपको बताना होगा कि सोम एक पौधा था, बिल्कुल ये तो सही है भाई। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रमुख देवता थे, बिल्कुल गलत है, ये नहीं थे। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था, बिल्कुल सही है, ये भी तो सही है, ये भी सही है आपका, है ना। उसके बाद उपनिवेशिक व आर्यनक ग्रंथ रचे गए थे, ये भी गलत है। अब इसमें देख लो इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता नहीं था, बिल्कुल ये भी गलत है। तो इसमें आपका पहला और तीसरा सही है। तो अब देख लो पहला तीसरा किस में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला तीसरा इसमें सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। देखो प्यारे साथियों, बिल्कुल सटीक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही है आपकी, 100% आपके सही आंसर है। आप आंसर की जाएगी तब मिला लेना, बिल्कुल सही आपको जानकारी दे रहा हूं मैं। कैसे भी आपका कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर हमारा जो स्टार मैथ क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप इनके प्रूफ ले सकते हो, ठीक है ना। ये 6 से और 12 तक की जो 12 तक की जो किताबें चलती है उनसे उठाए गए प्रश्न थे सारे। चलिए अगला क्वेश्चन था 105 का, एक राजा अवंती पुत्र और बौद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच संवाद कौन से ग्रंथ में है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आपका कौन सा ग्रंथ था, ये आपका शायद 12वीं क्लास से लिया गया उससे था, ये था मध्यमिक निकाय। कौन सा, किस ग्रंथ से, बौद्ध ग्रंथ से लिया गया, ये मध्यमिक निकाय से लिया गया, ठीक है ना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए 106 को देखते हैं हम। 106 वाला क्वेश्चन था, कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संगठ या मठों में रहने वाले लोगों के नियमों का संग्रह था। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, कौन सा था, विनय पिटक था, यह आपको पता होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता, क्वेश्चन नंबर 107, वो आता भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, जिसे षड दर्शन भी कहते थे, कौन शामिल है। यानी जो भारतीय दर्शन की जो 6 पद्धति जिन्हें षड दर्शन कहते थे, इसमें कौन शामिल था, इसमें वैश्विक शामिल था, वैशैक्षिक इसमें क्या था, शामिल था, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए देखो ये तो अच्छा क्वेश्चन जो आपका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आपका ये वाला, पश्चिम एशिया में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया था। ये तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो ये पूछा, इसका आंसर था मैग्नेस्तीस, क्या था, मैग्नेस्तीस, इसका आंसर था मैग्नेस्तीस। और देखो एक इंडिका पुस्तक, ये भी आपकी बहुत ज़्यादा इसकी ध्यान देना, मैग्नेस्तीस की इंडिका पुस्तक, ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है, देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 109 नंबर का प्रश्न है कि अमेरिकांड जो आपका अमेरिका मेडू के जो विषय में जो पूर्ण सत्य कथन है, यानी कि जो आपका अरिका मेडू जो आपका जो जगह है उसके बारे में पूर्ण सत्य कथन आपको बताना है। तो इसका देखो आप पहले देखते हैं, यह पंडुचेरी में स्थित है, बिल्कुल ये तो सही है, इसमें पहला इसमें सही है। और आपका दूसरा आता है
आपका अरिकामेडु महत्वपूर्ण पत्तन, देखो ऐसा कोई पत्तन है नहीं, पत्तन बोलते बंदरगाह को, जो बंदरगाह होते हैं उनको ही पत्तन बोला जाता है। भारत में कुल 12 पत्तनगाह, वैसे तो वह छोटे मोटे 105 के समथिंग है ना। बाकी इसमें आपका ये तो गलत है, जिसमें आपका दूसरा है उसमें वो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है ना। और अगला आता है, यहाँ एफोरा जैसे पात्र मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आपके एफोरा जैसे पात्र भी मिलते हैं, यानी कि आप एक मिनट रुकेगा, देखो ये इसमें पहला ऑप्शन सही है, पंडुचेरी में स्थित है। बाकी इसमें दूसरा भी, तीसरा भी सही है, तीसरा भी इसमें सही है, यानी कि इसमें तीसरा इसमें भी है और इसमें भी, इसका मतलब ये गलत और ये गलत, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर एक यूनानी साम्राज्य संबंधी वस्तु मिलती थी, नहीं ये भी गलत है। यहाँ के राजा चैर वंशी थे, ये भी गलत है। इसका मतलब इसमें क्या हुआ, तीसरा चौथा, यानी कि ये चौथा गलत हो गया। तो अब इसमें कौन सा है, यहाँ में ऑप्शन नंबर ए हो जाए, क्योंकि इसमें चौथा नहीं था, इसमें चौथा, ये गलत हो गया। बाकी इसमें आपका तीसरा नहीं है, इसमें भी तीसरा नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। 1, 2 और 3, क्योंकि देखो आपका ये जो आपका अरीमा के जो अरिका में केडू है, जो इसके पत्तन नहीं है, ये पत्तन नहीं है, पत्तन का कोई छोटा रूप दे रखा होगा इसको, इसलिए बाकी पत्तन है नहीं वैसे मुक्त, ठीक है ना। अरिका मेडू, ठीक। चलिए ये आपका पंडुचेरी में पड़ता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, चीनी तीर्थ यात्री श्वेन सत्यांग किस राजा के दरबार में रहते थे। बताइए जो चीनी यात्री जो श्वेन सत्यांग जो कि किस राज्य दरबार में रहते थे, तो ये आपके हर्षवर्धन के काल में इनके दरबार रहते थे, किसके में, हर्षवर्धन के उसमें रहते थे, ठीक है ना, हर्षवर्धन के दरबार में। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है आपका कि कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है। तो ये तो अच्छा प्रश्न आपने पढ़ा भी होगा, आपका शाकुंतलम जो अभिज्ञान शाकुंतलम है जो इसमें नाटक है, उसमें ये बात सारी कही गई है कि गरीब मछुआरे से के साथ राजकर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार की बात अभिज्ञान शाकुंतलम में की गई, ठीक है ना। भीतर गांव का मंदिर कहाँ थी, आपके यूपी में स्थित है, कहाँ पर, आपके उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में स्थित है भीतर गांव के मंदिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 113 है। 113 नंबर क्वेश्चन कहता है, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकर देव जो वैष्णव धर्म के प्रमुख प्राचक थे, जो प्रचारक थे, के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह जो 15वीं शताब्दी जो उत्तरार्ध में शंकर देव जो वैष्णव धर्म से जो मुख्य प्रचारक थे, तो इसके उपदेशों किस नाम जाना जाता है, इसको जाना जाता है भगवती धर्म के नाम से। किसके, भगवती धर्म के नाम से। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत जो अच्छा प्रश्न था प्यारा साथी, ये भी ठीक। तो प्यारे साथियों जल्दी से लाइक शेयर कर दो, फिर बाद में आप लाइक शेयर नहीं करते हो, ठीक है ना। जल्दी से एक लाइक करके जाइएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, आपकी पूरी आंसर की इसमें आप जांच सकते हो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, मुगल काल में खुद कास्त और पाही कास्त क्या थे। तो भाई ये खुद कास्त और पाही कास्त ये थे किसानों के प्रकार थे। किसके थे, किसानों के प्रकार थे। बाकी बहुत से विद्यार्थी इनको फसलों के प्रकार होता है, जो गलत है, ये किसानों के प्रकार थे। अगला क्वेश्चन था, मुगल काल में मंजिल आबादी, सिफह आबादी, मुल्क आबादी का संबंध किससे था। तो ये आपके देखो आपके थे प्रशासन के विभाग के नाम थे, यानी प्रशासन के भाग थे आपके मंजिल आबादी, सिफह आबादी और आपके मुल्क आबादी। किसमें, मुगल काल में क्या थे, प्रशासन के भाग थे। इसमें ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला आता है, स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब किसके प्रकाशित करवाई, यानी जो स्त्री पुरुष तुलना नामक जो किताब थी वो आपकी ताराबाई शिंदे ने करवाई थी। किसने करवाई थी, ताराबाई शिंदे ने करवाई थी। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए 117 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 117 नंबर का प्रश्न आता है आपका, महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार प्रति सरकार की स्थापना कब की गई। समानांतर जो सरकार थी उसकी स्थापना 1943 में की गई थी। ध्यान रखना, सतारा महाराष्ट्र 1943, ठीक है ना, इसकी स्थापना की गई थी। भारत के संविधान में उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है। तो देखो आपके भारत जो संविधान जो आपकी उद्देशिका, उसमें विश्वास, उपासना, धर्म, बाकी भाषा को कोई स्थान नहीं दिया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी डी हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका 19 नंबर का आता है, भारत में पथ विक्रेता की जीविका संरक्षण व पथ विक्रय विनियम आधारित अधिनियम कब लागू हुआ था। ये आपका 2014 में लागू हुआ था। कब, भारत में पथ विक्रेता नियम कब हुआ था, 2014 में लागू किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन था, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत के किस देश से संविधान से लिया गया है। तो ये ध्यान रखना, अवशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत है भारत में जो लिया गया था, ये लिया कनाडा के संविधान से। कहाँ से लिया गया, कनाडा के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका 121 का, पटेला बीचो लालर
माचर क्या है? ये एक मेवाड़ के गीत है, ध्यान रखना। मेवाड़ के क्या है? ये गीत है, मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। राजस्थान संबंधित आपके प्रश्न आने लग गए हैं। ये आपके मेवाड़ से संबंधित गीत है, प्रसिद्ध गीत है। पटेला, बीछा, बीचऊ, लाल और माचर, ये किसके? मेवाड़ के गीत है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है, ये आपके शिक्षण विधियों संबंधित क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में जो मानव मामलों संबंधित है। यह परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा मिशेल के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? मिशेल द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन 123, निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है? कौन सी श्रव्य सामग्री? देखो आपकी लिंगवा फोन श्रव्य सामग्री आती है, बाकी चित्र विस्तारक हम एपिडाइस्कोप, ये आपकी दृश्य सामग्री बुलेटिन बोर्ड दृश्य ओवरहेड जो दृश्य है, इसका मतलब श्रव्य सामग्री कौन सी? लिंगवा फोन, ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा एक किलपैट्रिक द्वारा दिए गए परियोजना का प्रकार नहीं? किलपैट्रिक कुल 4 प्रकार बताए थे, जिसमें से आपका देखो रचनात्मक प्रकार बताया, समस्यात्मक अभ्यास बताया, विध्वंसक प्रयोजन नहीं बताया था। इसमें आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया? तो BF स्किनर ने किया था। किसने किया था? BF स्किनर ने किया था। इसका भी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका 126 नंबर का। 126 नंबर, इनमें से कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है? देखो आकलन की सीमा नहीं है, आकलन की सीमा नहीं, समय की कमी है, संकलात्मक त्रुटि है, प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व, ये भी है। बाकी ये नहीं है आपकी भय एवं तनाव मुक्त, परिवेश से मुक्ति, ये आपकी इसमें नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप देख लीजिएगा। अब देखिए 127 नंबर का प्रश्न। 127 नंबर का प्रश्न कहता है, कौन सी पाठ योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है? यानी कौन सी पाठ योजना की जो पूर्वापेक्षा नहीं है? तो विषय का ज्ञान भी होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान ज्ञान होना चाहिए, अधिगम कर्तव्य पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होना चाहिए। बाकी ये इसका नहीं है। शिक्षण विधियों तकनीक का ज्ञान नहीं, इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये अधिगम करता की पारिवारिक पृष्ठभूमि ज्ञान, ये ऑप्शन इसमें गलत है। बाकी आप सभी का इसमें ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है, ठीक है ना। इसका ये तो सही है, ये भी सही, ये भी सही, बाकी बी इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर इसमें नहीं पूछा, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 128 नंबर का। 128 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से एक सुमेलित है, सुमेलित बताना। सुकरात ने निदर्शन विधि बिल्कुल नहीं दी थी, सुकरात ने नहीं दी। प्लेटो ने प्रश्नोत्तर विधि बिल्कुल नहीं दी। हार्वर्ट स्पेंसर ने जो आपकी दी थी ये भी नहीं दी थी। बाकी अरस्तु ने आगमन निगमन विधि थी संस्कृत के हिसाब से, तो आपकी ये वाली विधि इसमें सही है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 29। तो क्वेश्चन नंबर 129 आता है, कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है? सामान्य उद्देश्य नहीं है तो पर्यावरण से परिचित होना ये तो है, सांस्कृतिक विरासत की सराहना ये भी है, सामाजिक आर्थिक संस्थाओं में रुचि ये भी है, जाति प्रथा का प्रशंसा ये आपका नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन डी नहीं है, यानी जाति प्रथा की प्रशंसा ये है, इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलिए समस्या समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया जाता है? तो भाई वो आपके 3 चरणों का सुझाव दिया जाता है। कहीं कहीं इसमें देखो किसी बुक में 3 मिलते हैं और किसी बुक में इसके 5 भी मिलते हैं। तो अब आप इसमें बता सकते हो आपके अनुसार इसका राइट आंसर क्या होगा। बाकी जो मंगल की जो बुक है शिक्षण विधियों को, उसमें इसका आंसर 3 दे रखा है और बाकी आपकी फर्स्ट रैंक में 5 दे रखा है। तो अब आप बताइएगा इसका आंसर राइट आप क्या मानोगे, 3 या 5? तो प्यारे साथियों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। बाकी मेरे साथ मंगल की इसमें सही शिक्षण विधि किताब, उसमें ऑथेंटिक आंसर सही, इसका ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए बी। बाकी इसमें 5 भी दे रखा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका 131, रेडियो तरंगें वायुमंडल किस परत में वापस आती हैं? तो भाई ये आपकी आयरन मंडल में आती है। किस में आती है? आयरन मंडल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाए। रेडियो तरंगों वायु किस परत में आती है? आपकी आयरन मंडल में, ठीक है ना। चलिए निम्न में से किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं? देखो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं? तो ये आपके टोर्नेडो चक्रवात को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपको टोर्नेडो चक्रवात को कहा जाता है, समुद्र पर जल स्तंभ, ठीक है ना, टोर्नेडो। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 133 नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्न धाराओं में से कौन सी ठंडी धारा है? देखो आपकी जो धारा है ना, आपकी लेब्राडोर धारा ये भी आपकी ठंडी धारा है। बाकी ओयासिको ये भी आपकी ठंडी धारा। बाकी आलस्का ये आपकी गर्म धारा। कैसी? गर्म धारा, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी और आपका बेगुलेला धारा ये भी आपकी ठंडी धारा। बाकी जिसमें आपका ऑप्शन 4 है वो गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आपका ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 ये आपकी ठंडी धारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 नंबर क्वेश्चन कहता है, उपभू के समय ज्वारी क्रम होता है। देखो उपभू के समय जो ज्वारी क्रम होता है वो सामान्य से अधिक होता है। किससे होता है? सामान्य से अधिक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट
हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। तो 135 नंबर क्वेश्चन देखो आपका अच्छा प्रश्न है, तो यह आपको बताना। देखो 135 का क्वेश्चन क्या है, तो देखो आपका दे रखा है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, तो यह आपके पाए जाते हैं साल के वन। ऑप्शन सॉरी एक मिनट रुकिएगा, उष्ण कटिबंध जो वन होते हैं ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके महागोनी यानी कि महोगनी में पाए जाते हैं, महोगनी वृक्ष होते हैं इनके। और उष्ण कटिबंधीय पतझड़ी वन होते हैं ये आपके साल के वृक्ष होते हैं, और पर्वतीय वन होते हैं ये आपके स्प्रू होते हैं, और मैंग्रोव पर्वत होते हैं ये आपके ताड़ के होते हैं। यानी कि इसमें आ जाएगा आपका डी, सॉरी एक मिनट रुकिए, इसमें डी नहीं आएगा, इसमें आपका आ जाएगा सी डी, और आपका आ जाएगा ए, और आपका बी। अब ऐसे देख लीजिए किसमें, इसमें देखो सी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, बाकी डी इसमें भी है, बाकी एक इसमें तीसरे में, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा। यानी कि ये वाला इसमें राइट हो जाएगा, तीसरे वाला, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 136 आता है कि भारत में लोह एस की पेटिकाओं का समूह है। तो देखो भारत में लोह एस की, देखो सिंहभूम में आपका लोह एस निकाला जाता है, बेला डायलम निकाल, नेल्लौर में नहीं निकाला जाता है ना, वह यहाँ पे केंद्रमुख में नहीं निकाला जाता, मयूरभंज में निकाला जाता है, बोकारो में आपका नहीं निकाला जाता, बोकारो में नहीं निकाला जाता, तो ये भी 3 ऑप्शन गलत। बाकी आपके बेलाडी में निकाला जाता, मयूरभंज में निकाला जाता। अब देखो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, मयूरभंज इसमें निकाला जाता, सिंहभूम झारखंड में, और बेलाडीला खान आपकी छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन आपका डी यहाँ में राइट हो जाएगा। बाकी देखो मैं आपको समझा देता हूँ इसको अच्छे से। देखो क्या, देखो यहाँ पर तो आपके आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में नहीं निकाला, इसलिए गलत होगा। इसमें आपका इसलिए गलत होगा, इसमें नहीं निकाला जाता, और ये आपका इसलिए गलत होगा, इसमें नहीं निकाला जाता, और आपके बोकारो में भी नहीं निकाला जाता, इसलिए आपके गलत होगा। बाकी आपका मयूरभंज उड़ीसा, सिंहभूम झारखंड, और बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ में लोह एस्क निकाला जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है। ये आपको सही पता होगा, खेड़ ब्रह्मा से लेकर आपके स्टार्ट होती है और आपके रायसीना दिल्ली तक जाती है। तो ये आपकी होती है कहाँ से, आप बताइएगा। इसे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी को विस्तृत है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला वो आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर विस्तृत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप देख लीजिएगा। ये आपके जिलों को जलवायु प्रदेशों सुमिलित करना, तो देखो कैसे करोगे। तो आपका जैसलमेर ये कैसा शुष्क है, जैसलमेर कैसा आपका शुष्क है, यानी कि डी। और आपका जयपुर है, ये आपका आता है कैसा, जयपुर आता है आपका उप आर्द्र यानी कि सी। और एक आपका आता है सवाई माधोपुर, यह आपका कैसा आता है, यह आपका आता है अति आर्द्र यानी कि सॉरी आर्द्र आता है ये आपको हो जाएगा बी। और झालावाड़ आपका अति आर्द्र, ये आपको हो जाएगा ए। तो अब देखिएगा आपका पहले में डी किस में, देखो इसमें नहीं है, इसमें भी डी है, इसमें भी। बाकी आपका सी देखते हैं, इसमें भी सी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब इसमें भी सी है, इसमें भी सी है। और बाद बी किस में, तो इसमें भी नहीं है, तो इसका ही डी आंसर राइट हो जाएगा। डी सी बी ए आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आपको क्वेश्चन आता है 139 नंबर का क्वेश्चन कहता है, जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित तो कौन सा कथन सही है। सही कथन आपसे पूछा जा रहा है इसमें। तो देखो अजमेर यानी कि चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी बना हुआ, बिल्कुल सही बात है ये तो। अजमेर में बीसलपुर परी, नहीं अजमेर नहीं, ये आपकी टोंक में आती है, आपकी बीसलपुर बांध बनास नदी पर टोंक में, तो यह आपका गलत हो गया, ठीक है। इसमें आपका दूसरा नंबर गलत हो गया। बाकी उदयपुर मानसी वाकल परियोजना बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और प्रतापगढ़ में जाखम माई नदी पर, ये भी सही है। आपके जाखम नदी पर बांध ये बना हुआ है, आपके जाखम बांध, तो तीनों ही इसमें सही है। बाकी इसमें दूसरे गलत है, तो जिसमें दूसरा वो सारे गलत हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका इसमें सही है, 1 3 4 इसमें सही है, ठीक है ना। चलिए अब आता है 140 नंबर का क्वेश्चन। देखो 140 नंबर क्वेश्चन आता है, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो देखो ये आपको बताना किन फसलों का उत्पादन राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो देखिएगा यहाँ पर आपका मूंग उत्पादन राजस्थान प्रथम स्थान नहीं है, इसमें मूंग उत्पादन, दो तो आपके गलत हो जाते हैं। अब बचता आपका मोट, इसमें भी नहीं है, तो आपका यही आपका राइट हो जाएगा क्या, इसबगोल, जीरा और आपके ज्वार उत्पादन राजस्थान का प्रथम स्थान। वैसे आपका देखा जाए तो ज्वार उत्पादन के लिए तो आपको कर्नाटक जिला प्रथम है, ये भी आप ध्यान रखें। बाकी ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आप इसके आंसर के हिसाब से बता सकते हो, क्या आएगा आपके हिसाब से बता दीजिएगा। आपको एक ऑथेंटिक आंसर मिल जाए तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बाकी मेरे हिसाब से आंसर इसका ये हो, क्योंकि देखो राजस्थान मूंग प्रथम स्थान पर नहीं है, तो इसमें नहीं है, तो मोट भी नहीं है, तो आपके जीरा और इसबगोल राजस्थान प्रथम स्थान पर है। बाकी ज्वार हम कर्नाटक में आती है, इसलिए इसमें आपके बी ऑप्शन तरफ जाऊँगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है
कि 2001 से 2011 में अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है, तो आपको सभी पता है 10% आपकी जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर जिले की थी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, विषम घाटी पंचन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी जाती है? तो राणा हम्मीर को दी जाती है। किसको दी जाती है? राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचन की संज्ञा दी जाती है। 5857 क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो उदयपुर महाराणा थे स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप सिंह थे। 1857 क्रांति के समय थे। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी और इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 144 का क्वेश्चन देखते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये आपके अजमेर में हुआ था। कहाँ हुआ? अजमेर में हुआ था आपका राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन। ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 145 नंबर का प्रश्न आता है आपका, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो भाई वृहत राजस्थान जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वो हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है ना। आपके राजस्थान के एकीकरण से संबंधित है ये। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, वाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? तो वो जाता है मेजर शैतान सिंह को वाणासुर का शहीद माना जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 147 का आपका चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया? तो यहाँ आपको ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। ध्यान रखना, ठाकुर कुशाल सिंह ने चूरू दुर्ग का निर्माण करवाया था 1739 ईस्वी में। ठीक है ना। तुलसी, हालरू, तिमनिया ना तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस भाग में पहने जाते हैं? तो आपको पता होगा, देखो तुलसी और आपका हालरू, तिमनिया, पोत ये आपके गले में पहने जाते हैं। कहाँ पर पहने जाते हैं? आपके गले के आभूषण है। ठीक है ना। महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं राजस्थान में। ठीक है ना। चलिए आपका आज का सेकंड लास्ट प्रश्न आपका, विजयनाथ देता की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? तो आपकी दुविधा पहली फिल्म का निर्माण हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपका आखिरी प्रश्न है कि हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान किस क्षेत्र संबंधित है? ये आपके दौसा संबंधित। दौसा में भी लाल सोट, कहाँ से? लाल सोट से प्रसिद्ध हेला ख्याल। ठीक है ना। तो प्यारे साथियों एसएसटी के हमने अब 60 प्रश्न कर लिए। इससे पहले देखो मैं एसएसटी की जो आपकी हिंदी की, साइकोलॉजी की और आपकी संस्कृत की आपकी टेस्ट सीरीज जो मैंने थी और आपकी जो पेपर था वो मैंने सॉल्व करवा दिया है। अब मैंने एसएसटी करवा दिया। आपको कुछ देर बाद आपको साइंस मैथ का भी देखने को मिलेगा। फिर हम करवाएंगे आपको 24 तारीख का आपको फर्स्ट पारी का और सेकंड पारी का पेपर। ठीक है ना। बिल्कुल आसान तरीके से ऐसे ही करवाऊंगा। बस प्यारे साथियों ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो भाई एक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है। तो प्यार से मिलेंगे बहुत जल्दी उस वीडियो में दूसरी वाली में। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।